एपोकलिप्टो वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसमें हमें अमेरिका की मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले की कहानी को दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी और ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन इन्वेडर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और ये कहानी उसी माया सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। और दरअसल ये कबीले आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह पर फंदे लगाए होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ इनकी ही कबीले के लोगों को होती है कि इनका फंदा कहाँ कहाँ पर लगा है। तभी उस सुअर का जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर उसी फंदे की रस्सी से टकरा जाता है। और जैसे ही उसका पैर रस्सी से टकराता है सामने से एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं और सुअर के शरीर में धंस जाती हैं। अब सुअर की मौत हो जाती है जिससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल ये कबीला बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सबकी सब वहाँ बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। अब सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं। और जब उसकी बारी आती है तो वो उसे सुअर की टेस्टीज निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था। और देखो आज मेरी 8 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी हम टोटल 10 भाई बहन हैं। और उसे जो ये बोल रहा होता है वही इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम है जैगुआर पो। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वो आदमी इशारे से उनसे पूछता है कि क्या आपने सच में खाई थी। वो बोलता है हाँ। अब जैसे ही वो उसे मुंह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। वो उसे खा ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने में सब हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाती हैं। तभी हीरो के पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी हैं, जिन्होंने उसे कहा था कि मैंने भी खाए हैं, वो पीछे से आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साथ साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। सरदार कहते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है। वो उसे खाने ही वाला होता है लेकिन सरदार उसे रोकते हुए कहता है इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करोगे उससे पहले इसे अपने लिंग में लगा लेना, लेकिन खाना मत। और तभी हमारे हीरो यानी जैगुआर पो को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में ये भी अपने शिकार का एक टुकड़ा जो इन्होंने अभी अभी किया होता है उन्हें देते हुए यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सब के सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैगुआर पो देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। वो इनसे पूछता है कि हुआ क्या था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगुआर पो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था और वो उनके पीछे जाने लगता है। पर उसके पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी होते हैं वो जैगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। जैगुआर कहता है हाँ मैं हूँ। उसके पिता कहते हैं वो जो कबीला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई इलाज नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना ये डर लेकर तो गाँव में बिल्कुल भी मत जाना। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और इनके कबीले का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। ये वहां पर भी बहुत हंसी मजाक करते हैं और वो आदमी जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वो आदमी और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं ताकि वो बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सकें। और आपको याद होगा कि हीरो के पिताजी ने उसे जंगल में एक दवा दी थी कि अपने लिंग पर लगा लेना और इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे।
पर जैसे ही वो उस दवा को लगाकर सहवास शुरू करता है, उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगती है और दोनों इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो कोई दवा नहीं होती, बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है और उनको भागता देखकर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जैगवार पो को देखते हैं, जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है, जो कि प्रेग्नेंट है। उसका एक बेटा भी है और वो इन दोनों से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लेकिन जैगवार पो कहीं ना कहीं खोया होता है, क्योंकि आज सुबह उसने दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी, उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया है। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो। वो उसे कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। और रात में जैगवार जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिससे वो जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने जो कबीले की हालत देखी थी, उससे वो काफी घबराया हुआ होता है। अगले ही पल हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, जो उसके इशारा करने पर मशाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जैगवार अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती हैं और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैगवार उसे खत्म कर देता है। जैगवार अपने परिवार को लेकर एक सूखी कुएं के पास जाता है और वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा ही रहे होते हैं, तभी उन हमलावरों में से एक आदिवासी जैगवार को देख लेता है और वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन जैगवार जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है, पर जैगवार उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता, जैगवार उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है, वो देख लेता है कि जैगवार की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है, और इससे पहले कि वो किसी को बताता, जैगवार उसे मार देता है। जैगवार अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है और उसे रोकती है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर जैगवार के लगभग सभी लोगों को बंदी बना दिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है, जिसका नाम होता है मिडल आई। वो अपने चाकू से जैगवार के ऊपर हमला करता है और जैगवार को मारने ही वाला होता है, पर जैगवार उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है। और इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर इन सबका सरदार आ जाता है, जो जैगवार को बंदी बना लेता है। हालांकि मिडल आई जैगवार को यहाँ पर मारना चाहता है, पर सरदार उसे रोकते हुए मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जैगवार के पिता भी बंदी होते हैं और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मिडल आई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पिता हैं, इसलिए वो जैगवार के सामने ही उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वो जैगवार के ऊपर भी एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जैगवार कुएं की तरफ देखता है, जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका बेटा है। सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है और वो कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है, इसलिए उसे शक होता है और वो कुएं के अंदर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैगवार की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर ही एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर भी फेंकता है, लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो रस्सी लगी होती है वो उसे काट देता है, यानी कि अब चाहकर भी जैगवार की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। और अब इन्होंने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया होता है, इन सबको अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह इन्हें मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछलियां दी थी, जो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर अपना कबीला बसाने के लिए जा रहे थे। दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, और फिर एक लंबे सफर के बाद ये खूंखार आदिवासी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और जब ये अपनी सरहद के बाहर ही होते हैं, तब हमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है।
यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है और वो इन खूंखार आदिवासियों के साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे नहीं आने देते। और वो इन खूंखार आदिवासियों को, जो इसी जगह से बिलोंग करते हैं, उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है जब दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब ये सब के सब वहाँ से आगे चले जाते हैं और तभी एक गांव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर फिर भी उन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है। लेकिन इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का सरदार जो इन सबको यहाँ बंदी बनाकर लाया है, उसके पास एक आदमी आता है। वो पूछता है कि कितने आदमी हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। यानी कि ये लोग इन्हें यहाँ पर पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि इन्हें बेच सकें। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है और इनके साथ जो बंदी औरतें होती हैं, उनकी बोली लगाई जाती है और उन्हें बेच दिया जाता है। और बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ये एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है। और अब जैगुआ को उसकी बलि देने के लिए यहाँ पर ले जाया जाता है। दरअसल ये लोग ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं और इससे पहले कि वो जैगुआ को मारते, सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और सब रुककर प्रार्थना करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण छट जाता है, इनकी बलि नहीं दी जाती और इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक लंबा सा ग्राउंड होता है और उसके दूसरी तरफ होता है मक्के का खेत, जिनके पीछे होता है इनका जंगल। और अब इन सबसे बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। यहाँ पर वो सरदार जो इन सबको बंदी बनाकर लाया होता है, उसका एक बेटा भी होता है। उसका बेटा मक्के की झाड़ियों के पास चला जाता है ताकि कोई बच के ना भाग सके। और अब इन्हें एक एक करके भगाया जाता है और पीछे से ये लोग इनके ऊपर भाले और अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि इन्हें मार सके। इनके कई साथी मारे भी जाते हैं और अब जैगुआर और उसका एक साथी भागते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं और जिगजैग पैटर्न में भागते हैं ताकि उनके वार से बच सके। लेकिन जैगुआर के साथी को तीर लग जाता है और वो मारा जाता है। और जैगुआर जैसे ही ग्राउंड के लास्ट में पहुंचता है, तभी एक तीर उसके आर पार हो जाता है, लेकिन वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। यहाँ पर कबीले के सरदार का बेटा जो इन झाड़ियों के पास खड़ा था, वो जैगुआर को मारने के लिए उसके पास आता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, वहीं पर एक जख्मी आदमी होता है जो उसे गिरा देता है। लेकिन कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है और इसके बाद वो चाकू निकालकर जैगुआर को मारने के लिए आता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, जैगुआर को जो तीर लगा हुआ था, उसने उसकी नोक तोड़ ली थी और उसकी मदद से उसके गले को चीर देता है, जिससे सरदार के बेटे की मौत हो जाती है और जैगुआर यहाँ से झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल ये खूंखार आदिवासी जैगुआर और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। अब जैगुआर यहाँ से भाग जाता है और वो घायल भी होता है और भागते भागते एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उस पर चढ़ जाता है और छुप जाता है। दूसरी तरफ कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है, जिससे वो पूरी तरह से बौखला जाता है और अब वो किसी भी तरह से जैगुआर को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो अपने साथियों के साथ जैगुआर का पीछा करना शुरू कर देता है। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जैगुआर होता है, लेकिन ये उसे देख नहीं पाते। और कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर खून देखता है, जो कि उसका नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये जैगुआर का ही खून होगा, जो कि किसी पेड़ के ऊपर है। इसलिए अब सब के सब वापस जैगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। वहीं जिस पेड़ पर जैगुआर होता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक जैगुआर यानी जानवर का बच्चा होता है। और तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जैगुआर पर हमला कर देती है। जैगुआर को भागना शुरू करता है और जिस तरफ वो कबीले वाले गए होते हैं, उन्हीं की तरफ वो भागने लगता है। जैगुआर अपनी पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर होता है। लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जैगुआर को पकड़ता, उसके और उस जानवर के बीच में एक कबीले वाला आदमी, जो कि जैगुआर को मारना चाहता है, वो आ जाता है और वो जानवर उसे मार देता है। जैगुआर यहाँ से तो बचकर निकल जाता है, लेकिन कबीले वाले अब भी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये बहुत ही ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत है, इसलिए जैगुआर वहाँ से कूद जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है और किनारे पर पहुंच जाता है। और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जैगुआर अब इन लोगों को ललकारता है, क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका था जहाँ पर वो शिकार किया करता था। वो कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने भी यहाँ पर शिकार किया और मेरे बच्चे भी यहाँ पर शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ
ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है। वो कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उसे उस बच्ची की भविष्यवाणी याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुम सबका अंत होगा। एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे जंगल से बाहर ले जाएगा और इसके बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है, यानी कि वो अपने आदमी को ही मार देता है। और इसके बाद ये खूंखार आदिवासी एक एक करके वहां से कूदते हैं। इसकी वजह से इनकी एक आदमी की मौत भी हो जाती है, पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं और जैगवार के पीछे जाते हैं। जैगवार आगे भाग रहा होता है और तभी अचानक एक दलदल में गिर जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को उस दलदल से निकालता है और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग चुका होता है। तभी उसका दिमाग घूमता है और वो भागते हुए एक जगह पर रुक जाता है और वो अपने आप से कहता है, मैं हूँ जैगवार पो और ये जंगल मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। मैं किसी से नहीं डरता। और इसके बाद वो उन आदिवासियों से डर के भागता नहीं है, बल्कि उन आदिवासियों को जो इसके पीछे आ रहे होते हैं अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर कर एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। सबसे पहले वो उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है और इसके बाद वो मेंढक के जहर से एक आदमी को मार देता है। और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने इसके पिताजी को मारा था, यानी कि मिडल आई। जैगवार देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा हुआ है और मिडल आई उसकी तरफ भागना शुरू करता है और वो भी उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। और जैसे ही जैगवार हथियार के पास पहुंचता है वो अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ उस हथियार को उठा लेता है। मिडल आई उस पर वार करता है लेकिन वो चूक जाता है, लेकिन जैगवार पो अपने वार से नहीं चूकता और वो उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जैगवार पो की बीवी और बच्चा कुएं के अंदर होते हैं जहाँ पर लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को अब यहाँ पर लेबर पेन भी शुरू हो जाता है, यानी कि किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। और जैगवार पो भागता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। उसकी बीवी बच्चे उसे बोलते हैं कि हमें बाहर निकालो क्योंकि वो डूब रहे होते हैं। पर अब भी बचे हुए 3 आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं। उन तीनों में से 2 आदिवासी कुएं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कुएं के अंदर कौन है। वो उसकी बीवी और बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार, जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है, वो जैगवार के पीछे भाग रहा होता है। और जैगवार भागते भागते अचानक एक जगह रुक जाता है। जैगवार ने उसके बेटे को मारा था, इसलिए वो उसे दूर से ही तीर मारता है जो कि उसके दिल के थोड़ा सा ऊपर लगता है। जैगवार अब जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होकर कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे फेंक देता है और चाकू निकालता है और जैगवार की तरफ भागना शुरू कर देता है। और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल ये वही फंदा होता है जो जैगवार और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगाती थी। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में भी उन्होंने एक सुअर को मारा था। और जैसे ही उसका पैर उस फंदे से टकराता है, सामने से एक बहुत बड़ी लकड़ी आती है जिसमें बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं। वो उसकी छाती से टकराती हैं और उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं और कबीले के सरदार की यहीं पर मौत हो जाती है। अब जैगवार को यहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए 2 आदमी इसी की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं कुएं के अंदर बिखाया जाता है जहां लगातार पानी भर रहा होता है। जैगवार की पत्नी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान वो एक और बच्चे को जन्म देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जैगवार पो को दिखाया जाता है जो भागते भागते समंदर किनारे पर पहुंचता है और ये काफी थक चुका होता है, इसलिए ये रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। अब वो 2 आदिवासी जो जैगवार को मारना चाहते थे वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वो उसे नहीं मारते। वो भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं। अब समंदर में हमें बड़े बड़े जहाज दिखाई जाते हैं जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों में कुछ लोग इनके टापू की तरफ आ रहे होते हैं। अब जैगवार को मौका मिल जाता है और वो भागते हुए कुएं के पास पहुंचता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे डूबने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को बचा लेता है। अब अंत में हमें दिखाया जाता है कि जैगवार अपने परिवार के साथ जंगल में होता है और उसकी पत्नी समंदर में बड़े बड़े जहाजों को देखते हुए पूछती है कि क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए। जैगवार कहता है हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, और वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए होते हैं वो यूरोपियंस होते हैं जो यहाँ पर इस टापू पर अपना कब्जा जमाने के लिए आए हैं और इनके पास इतने आधुनिक हथियार होते हैं कि ये आदिवासी कबीले वाले, जिन्हें माया सभ्यता कहा जाता है, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एपोकलिप्टो वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है
इस मूवी में माया लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इस मूवी की भाषा किसी को समझ ही नहीं आती, लेकिन इसे इतने अच्छे से डायरेक्ट किया गया है कि इसमें भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती।